डिप्टी कलेक्टर सुनील महाटकर को पुणे से शोलापुर शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। सुनील की पत्नी सविता उस समय पुणे में थी। सविता के बार बार फोन करने पर भी जब सुनील महाटकर ने फोन नहीं उठाया तो आखिरकार सविता ने सुनील के पड़ोसियों को उनकी खैर खबर लेने को कहा। पड़ोसी जब उनके घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और घर के भीतर से गंदी बदबू आ रही थी। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो सारा घर अस्त व्यस्त था। 2 गोलियां भी बरामद हुई। एक बच्चा बाप की उंगली पकड़ते ही जिंदगी के हर रास्ते पर चलना सीख जाता है। सपना बिहार के बेतिया शहर में अपने मां बाप के साथ रहती थी। चुलबुली सपना एक बड़ी बहन के नाते हर खेल में अपने दोनों छोटे भाइयों का पूरा साथ देती थी। एक शाम सपना अपने पिता के साथ पटना आई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके पापा उसे आज नए कपड़े लेकर देने वाले थे। सपना के पिता सुजीत कुमार आसाम में काम करते थे और हर 6 महीने में वो अपने घर आते थे और इस बार सपना ने अपने पापा से नए कपड़ों की फरमाइश की और उन्होंने हाँ कहते हुए उसे एक शाम अपने साथ आने के लिए कहा। सपना ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि उसे अपने ही पापा से कोई खतरा हो सकता है। सुजीत कुमार अपनी बेटी सपना को गंगा स्नान के लिए ले गए। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। सुजीत कुमार नदी के अंदर जाने लगे लेकिन सपना हिचकिचाई। उससे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पानी में कदम भी रखना नहीं चाहती थी। सुजीत कुमार सपना के पास आए। आश्वासन देते हुए उन्होंने उसे मुंह खोलने को कहा। सपना को पास की झाड़ी में फेंककर सुजीत भाग निकला। सपना के लिए वो उसका पिता था, विश्वास था। तो फिर जो उसके पापा कहते सपना वही करती थी। नए कपड़े खरीदने की खुशी में वो अपने पापा के साथ पटना भी चली गई थी। घर पर किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि सपना उस शाम अपने पापा के साथ गई थी। हम लोगों ने उसे पहले ढूंढा। हमें लगा वो अपनी बुआ के पास गई होगी। वहाँ कभी कभी जाती थी वो। सपना के पिता सुजीत कुमार ने अपनी बेटी की जान क्यों लेनी चाहिए? क्यों एक पिता अपनी बेटी को मारने का इरादा करेगा? सुजीत कुमार की शादी अपने बड़े भाई शिव कुमार की पत्नी से हुई थी। गांव भर की मर्जी से हुई कि ये औरत अब कहाँ जाएगी जब उसका पति मर गया। आई लड़का का शादीशुदा था नहीं तो सबके मर्जी से हुई। इस शादी से सुजीत कुमार के अपने 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के। सपना उसकी सौतेली बेटी थी लेकिन सुजीत का परिवार इस बात को पूरी तरह नकारता है कि उसने कभी भी सपना के साथ सौतेली बेटी के जैसा व्यवहार किया हो। सपना मुश्किल से 1.5 साल की रही होगी जब उसके चाचा सुजीत ने उसकी मां के साथ शादी की। उसने हमेशा सुजीत को ही अपना बाप माना। सुजीत कुमार ने अपनी बेटी सपना को पवित्र गंगा के किनारे मारने की कोशिश की लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुजीत कुमार नाकामयाब रहा और सपना की जान बच गई। हर रोज की तरह लोग गंगा स्नान के लिए आने लगे। उन्हीं में से एक आदमी को एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। गंगा स्नान करके हम लौट रहे थे तो झाड़ी के पास जैसे ही आए हम, बच्ची पापा पापा करके चिल्ला रही थी। हमने आवाज़ दिया कि कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है, क्या हुआ क्या हुआ। तो झाड़ी में हिले थोड़ा दूर तो देखे कि बच्ची उसमें है। कोतवाली पुलिस थाने में एक गुमशुदा बच्ची के मिलने की खबर कर दी गई। पुलिस उसी वक्त बताई गई जगह के लिए निकल पड़ी।
गंगा नदी के तट से दियारा क्षेत्र से हमारे थाने क्षेत्र में काली मंदिर के पास उसे स्थानीय लोग जो गंगा नहाने जाते हैं वो उठाकर लाए हुए हैं। वह बहुत मैंने कपकपा रही थी और मैं तो सोचा कि कोई बरगला कर उसको क्या यहाँ ले आया। मैंने उसका पूरा बदन देखें कि जहाँ मैंने किसी प्रकार का उसके पास घटना कोई तो नहीं घटा है। वो लोग सपना को इस मिठाई की दुकान पर लेकर आए और दुकानदार ने सपना को खाना खिलाया। लड़की रो रही थी, वे लोग उसे लेकर आए। सारा बदन भीगा हुआ था और बदन पर धूल लगी हुई थी। जब वो यहाँ आई तो लोग उसे चाय पिलाने लगे, कुछ लोग उसे खिलाने लगे। उसे लोगों ने आग तपाई, काफी भीड़ लगी हुई थी। सपना के परिवार के आने तक पुलिस ने उसे अपनी देखरेख में रखा और ये जानने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। सपना कुमारी ने बताया कि 30 तारीख को 6 बजे सुबह जब वे लोग पटना में पहुंचे थे तो 6 बजे सुबह उनके पिता सुजीत प्रसाद उन्हें गंगा स्नान कराने की बात कहकर ले गए दियारा में, और वहाँ पे वो लड़की को किसी तरह से प्रलोभन दे रहे थे कि स्नान कर लो। काफ़ी ठंड थी इसलिए स्नान के लिए तैयार नहीं हुई, तो इनके पिता खुद सुजीत प्रसाद वहाँ स्नान किए और बाद में इस लड़की को ठंड नहीं लगेगा यह कहकर मुंह खुलवाए और उसके मुंह में जबरन ज़्यादा कपड़ा ठूंस दिए। पापा लेकर आए हैं, हमको चुरा कर लाए हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस के सांस बंद कर दिए। सपना को अपने दादा का फोन नंबर याद था। लड़की ने एक नंबर बताया। लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी और जिस नंबर को उसने बताया उस नंबर पे संपर्क करने पर उसके बूढ़े दादाजी से बात हुई। एक लड़की यहाँ पाई गई है जिसका नाम सपना है, आपके घर की लड़की है। वहाँ हमने परिजनों को संपर्क करने के बाद अपने महिला आरक्षी की सुरक्षा में थाना में उस लड़की को विद फुल केयर रखा गया। जब उसके परिजन आ गए उस लड़की का बयान बजाबते जो विधिवत तरीका होता है उसका बयान न्यायालय में भी करवाया गया। और अगले दिन तक सपना वापस अपने परिवार के पास पहुंच गई। सारा परिवार ये सच जानकर कि सपना के पापा ने ही ऐसा किया अब तक उलझा और डरा हुआ है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सपना के बाप ने ही उसे मारने की कोशिश की। घटना वाले दिन के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं मिली। अब ये तो हम कैसे कहेंगे कि क्यों ऐसा कदम उठाया गया। सपना का बाप सुजीत कुमार आर्मी में काम करता है और उसकी नौकरी असम में है, लेकिन वो अभी भी फरार है। सुजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लड़की का न्यायालय में भी 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया गया है। इस संबंध में बुध कॉलोनी थाना कांड संख्या 276/09 धारा 307 भादवी सुजीत प्रसाद के विरुद्ध दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन सपना अब भी प्यार करती है अपने भाइयों से, मैं दोनों भाई से प्यार करती, अपनी माँ से, मैं अपनी मम्मी से प्यार करती और पापा से भी। पापा से भी बहुत प्यार करती। सपना को अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद हैं, लेकिन वो आज भी अपने पापा से उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। अपने पापा के लिए उसका विश्वास अब भी अटल है। इस घटना के बाद परिवार वालों का सुजीत कुमार के प्रति विश्वास जरूर डगमगा गया है, लेकिन वो इस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। शायद वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही भी न करना चाहे, क्योंकि सुजीत कुमार अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। अगर कोई हमारा अपना हमारे रास्ते में रुकावट बनता है तो क्या उसे खत्म करके ही हम अपने सपने सच कर सकते हैं? क्या किसी के विश्वास को तोड़कर हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम श्रीमती सविता और श्री सुनील महाटकर की जिंदगी से जुड़े इस केस में। शोलापुर, महाराष्ट्र, सरकारी निवास। घर के अंदर लगातार फोन बज रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। घर में शोलापुर के डिप्टी कलेक्टर सुनील महाटकर रहते थे। डिप्टी कलेक्टर सुनील महाटकर को पुणे से शोलापुर शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। सुनील की पत्नी सविता उस समय पुणे में थी। सविता के बार बार फोन करने पर भी जब सुनील महाटकर ने फोन नहीं उठाया
तो आखिरकार सविता ने सुनील के पड़ोसियों को उनकी खैर खबर लेने को कहा। पड़ोसी जब उनके घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और घर के भीतर से गंदी बदबू आ रही थी। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो सारा घर अस्त व्यस्त था। 2 गोलियां भी बरामद हुई। घटनास्थल में फोन की लाइन बंद करे वाली थी। टेबल पे जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ था। एक ऊंचे ओहदे के सरकारी अफसर सुनील महाटकर का किसी ने कत्ल कर दिया था। कत्ल से एक रात पहले डिप्टी कलेक्टर सुनील माटकर अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ थे। जांच के पहले चरण में पुलिस ने उनके दोस्तों से पूछताछ की। ऑफिस के दोस्तों से पूछताछ में केस से संबंधित कुछ खास पता नहीं चला। उनकी कहीं किसी से कोई जाती दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं था। इस बारे में पुलिस ने पत्नी सविता से पूछताछ की। सविता का कहना था कि उनके कत्ल के पीछे केरोसिन माफिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि सुनील सरकार के सप्लाईज यानी सामग्री विभाग के इंचार्ज थे। मिट्टी के तेल के विक्रेताओं और व्यापारियों से पूछताछ में भी कुछ खास पता नहीं चला। ये इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक चैलेंज था और पूरे सोलापुर शहर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक इतने बड़े ऑफिसर की हत्या होती है और लोगों को ऐसा लगता था कि इसमें माफिया इन्वॉल्व है, इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व है। बड़ी मेहनत करके और पूरे सारे अपने जो एक्सपर्टीज होते हैं क्राइम के, उसको लगा के इसको डिटेक्ट किया। 2 दिन बाद शोलापुर के पास एक गांव में एक सुनसान जगह पर गांव वालों को एक देसी पिस्तौल मिली। शोलापुर पुलिस खबर मिलते ही वहां पहुंची। पुलिस स्निफर डॉग्स की मदद से एक ऐसे सुराग तक पहुंची जो महाटकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में काफी कारगर साबित होने वाला था। उसी जगह पर चाबियों का एक गुच्छा भी मिला था। रूम की चाबी है और चाबी पर 1106 नंबर लिखा है। ये साहब के घर की ही है। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वो सुनील महाटकर के घर की चाबियां थी। पुलिस को शक हुआ कि कत्ल करने वाला चाबियों के इस दूसरे सेट की मदद से ही घर में घुसा होगा। अब शक था कि हत्या में जरूर किसी जान पहचान वाले का हाथ है। सबसे पहले पुलिस ने सुनील महाटकर के सबसे करीबी लोगों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। पत्नी सविता महाटकर के फोन से नियमित तौर पर एक प्रकाश लाटे नाम के शख्स को संपर्क किया जाता था। और एक घटना होने के बाद 2-3 दिन के बाद उसका जो मामा का भाई था जिसका नाम प्रकाश लाटे था, उनके कुछ अनयूजुअल कॉल्स थे मोबाइल पे। उसका ऐसा स्टेटमेंट था कि हम 6 महीने से सोलापुर नहीं आए हैं। लेकिन जब हमने उसके पूरे मोबाइल को स्टडी किया तो घटना के दिन उसका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन सोलापुर में मिला। तो इससे हमारी शंका काफ़ी बढ़ गई कि जो आदमी बोल रहा है कि मैं सोलापुर में आया ही नहीं और उसका मोबाइल हमको सोलापुर में दिखा रहा है। तो फिर उसमें हमने उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस ने पुणे जाकर प्रकाश लाटे से पूछताछ की। प्रकाश लाटे का कहना था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान उसने घुटने टेक दिए और इकरारे जुर्म करते हुए कहा कि वही सुनील माटकर का खूनी है। प्रकाश लाटे और सविता एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका प्रेम संबंध सविता की शादी से पहले से ही था और शादी के बाद भी जारी रहा। सुनील उनकी प्रेम कहानी में अड़चन बन गया था और उन दोनों ने सुनील को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रचा। जिस दिन सुनील महाटकर का खून हुआ, प्रकाश लाटे शोलापुर में ही था और वो शहर में स्थित मनोज लॉज में ठहरा हुआ था। दूसरी चाबी की मदद से रात को प्रकाश लाटे सुनील के घर में घुसने में कामयाब हुआ। ये चाबी उसे सविता ने ही दी थी। और इसके बीच में उसने जिस कट्टा से मर्डर किया था वो कट्टा भी हमको मिला था। पूना के रोड पे एक लामोटी गांव है, वहाँ पे चाबी भी मिली थी। जिस दिन घटना हुई उस दिन यहाँ पे आया, पूरे माटकर के पीछे घुमा, पूरा टावर लोकेशन लिया। घटना होने के बाद उसकी वाइफ से इसने मोबाइल से बात किया, उसका इसको SMS आया, इसने उसको SMS दिया और सुबह 3 बजे यहाँ से निकल कर पूना चला गया।
जांच को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश लाटे को शोलापुर ले जाया जा रहा था। सही मौका पाते ही प्रकाश पुलिस को चकमा देकर हाईवे की तरफ भाग निकला। सामने से आते हुए ट्रक के आगे कूदकर उसने हत्या करनी चाहिए। उसे बचाने की पुरजोर कोशिश करते हुए पुलिस उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। सविता महाटकर को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू की गई। सविता महाटकर ने अपना जुर्म कबूल किया। मर्डर है 302 में लगाया है और फिर आर्म्स एक्ट लगाया है। उसके बाद फिर हमको जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला तो उसमें हमने कंस्पिरेसी षड्यंत्र उसका भी लगाया है, तो 302, उसके बाद आर्म्स एक्ट 3/25 और 120B IPC कंस्पिरेसी के इसमें सेक्शंस लगे हुए हैं। सुनील महाटकर के चाचा विश्वनाथ पांडुराव महाटकर को लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सुनील महाटकर जब सिर्फ 5 साल के थे तो उनके पिता नहीं रहे थे और उनके चाचा ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। सुनील और सविता महाटकर के 2 बच्चे हैं, एक 4.5 साल का बेटा और एक 10 महीने की बेटी। और आज सुनील महाटकर के चाचा ही उन दोनों की देखभाल कर रहे हैं। सुनील के चाचा ने उन्हें पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें सुनील से कई उम्मीदें थी और अब अगर उन्हें कोई भी उम्मीद नजर आती है तो वो सिर्फ सुनील के बच्चों में। उनका कहना है कि अगर सविता उन्हें प्रकाश से अपने रिश्ते के बारे में बता देती तो वो और सुनील उसके रास्ते से खुद ही हट जाते। अगर उसे उसके साथ यानी प्रकाश लाटे के साथ प्यार था तो सुनील को वो नहीं मारती और वैसे ही चली जाती। मगर सुनील की बीवी अब एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी और उसी ने उसको फंसा दिया। सविता महाटकर अगर अपने पति सुनील महाटकर को सच बता देती तो शायद उनकी शादी टूट जाती, लेकिन आज सुनील महाटकर जिंदा होते और उनके दोनों मासूम बच्चों को कम से कम पिता का प्यार तो मिल जाता। आज उनके दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे हैं सुनील के चाचा, जिन्होंने सुनील को भी पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो दोनों बच्चों को सुनील की ही तरह काबिल बना सकते हैं। पटना में सुजीत कुमार अगर अपने माँ बाप से ये कह देते कि वो अपने बड़े भाई की बेटी की देखभाल नहीं करना चाहते तो क्या हो जाता? तो शायद सपना की देखभाल उसके दादा दादी करते। हाँ, कुछ दूरियां जरूर बढ़ जाती, पर कम से कम परिवार वालों का एक दूसरे पर विश्वास तो बना रहता। आइए आपसी नफरत को इस हद तक बढ़ने से रोकें, खुद को इंसान से शैतान बनने से रोकें। याद रखिए, जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।